हम लोग ट्रांसडक्शनल फीचर्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन यानी बेटा ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग क्या क्या प्रयुक्त करेंगे उसकी संरचना। कंस्ट्रक्शन मीन्स संरचना। तो संरचना में सबसे पहले आपने पढ़ा कि मेन जो है आपका सपोर्ट है। पहला क्या आपने लिखा पिछले उस टॉपिक में, पहला आलम्ब अथवा सपोर्ट। आलम्ब अथवा सपोर्ट आपने लिखा और फिर आपने अगला लिखा क्रॉस आर्म लगाएंगे, ठीक है ना, आड़ी भुजा। फिर आपने लिखा कंडक्टर, कंडक्टर अथवा चालक। फिर आपने लिखा इंसुलेटर भी लगाएंगे। इंसुलेटर या विद्युत रोधक। फिर फाउंडेशन भी बनाएंगे। तो ये सब हम लोग जो है संरचना में लगाएंगे। तो हम लोग आलम्ब तो जान ही रहे हैं, सपोर्ट। सपोर्ट क्या करता है, वो सबको धारण करता है। वो क्रॉस आर्म को भी धारण करेगा। वहीं जो है कंडक्टर जो उस पर से 3 फेज माने 3 तार ले जाएंगे उनको धारण करेगा। इंसुलेटर को भी धारण करेगा। और प्लस जो भी आंधी तूफान तेज हवा आएगा उसके भी स्ट्रेस को वहीं हमारा पोल ही जो है वो बियर करता है। तो ये जो आलम्ब है, सपोर्ट है, ये हमारा पोल होता है और टावर होता है। ये कौन होते हैं? पोल व टावर होते हैं। तो ये पोल कितने प्रकार के हैं ये तो हम लोग पिछले उसमें देखे भी हैं। तो पोल हमारा पहला जो है वो वुडन वाला है। पोल हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? वुडन पोल। वुडन पोल पहले चलता था, अब नहीं चलता। अब वुडन पोल जो है आउट ऑफ डेट हो गया। तो वुडन पोल की ज़मीन से ऊंचाई, इसकी जो विशेषता है आप लोगों ने लिखा कि ज़मीन से ऊंचाई कितना रखते हैं? ज़मीन से ऊंचाई बेटा 7 से 11 मीटर रखते हैं। कितना रखते हैं? 7 से 11 मीटर रखते हैं। और ज़मीन के अंदर जो फाउंडेशन बनाएंगे, गाड़ेंगे, वो है आपका 1.2 से 2 मीटर। ठीक है, चलिए 2 मीटर ऐसे कर देंगे। फिर इसका स्पान रखते हैं, एक पोल से दूसरे पोल के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? स्पान कहते हैं। वो 60 मीटर है सिंगल पोल वाले का। और फिर जो है मैक्सिमम वोल्टेज जो कितना ले जाएगा? मैक्सिमम वोल्टेज बेटा 22 kV है। और सेफ्टी फैक्टर, सुरक्षा गुणक ज़्यादा है क्योंकि लकड़ी जो है कुचालक है। तो सुरक्षा गुणक को कहेंगे सेफ्टी फैक्टर 3.5। ये इसकी विशेषता है। अब ऐसे ही तो अब वुडन पोल का प्रयोग अब नहीं होता। एक तो हो गया वुडन पोल, दूसर का आपका हो गया स्टील पोल। कौन सा हो गया? हाँ, ये स्टील पोल हो गया। स्टील पोल को हम लोग बेटा इस्पाती खंभे कहेंगे। क्या कहेंगे? हाँ, इसे इस्पाती खंभे कहेंगे। इस्पात आपको मालूम है कि जब लोहे में कार्बन की मात्रा मिलाते हैं बेटा तो इस्पात बन जाता है। और जनरली इस्पात बनाने के लिए हम लोग जो कार्बन मिलाते हैं उसी के आधार पर
हम लोग नामकरण करते हैं कि ये मृदु इस्पात है, ये मध्यम कार्बन इस्पात है, ये उच्च कार्बन इस्पात है। तो उसकी भी चर्चा हो गई, आप लोगों को मालूम है। तो माइल्ड स्टील जो मृदु इस्पात है, जिसको हम लोग कहते हैं शार्ट में MS, तो MS का ही ये वही माइल्ड स्टील है, उसी का हम लोग धुर्रा बनाते हैं और नट बोल्ट वाशर जंगला खिड़की ये सब बनाते हैं, उसी का हम लोग जो है पोल भी बनाएंगे। तो ये पोल जो है, इस्पाती पोल जो है या खंभा जो है, इस्पाती जो खंभा है, ये हमारा वैसे एक तो ट्यूबलर होगा जो कि अंदर से खोखला होगा, एक कैसा होगा, हाँ ट्यूबलर होगा, ट्यूबलर यानी खोखला। ट्यूबलर यानी खोखला होगा, बेलनाकार होगा, और ये जनरली 3 स्टेप में बनेगा बेटा। किस में बनेगा? हाँ 3 स्टेप में ऐसे बनाते हैं, जैसे ऊपर वाला थोड़ा सा पतला कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ये ऐसे रहेगा थोड़ा, फिर यहाँ से जो है एक स्टेप और लेंगे, फिर ये थोड़ा और मोटा होगा, फिर एक स्टेप और लेंगे, और फिर जो है ये वाला सबसे जो ज़मीन में गड़ेगा ये सबसे ज़्यादा मोटा होगा। ऐसे 3 स्टेप में बनाते हैं। तो ये अंदर से खोखला होता है। तो ट्यूबलर वाले का प्रयोग जो है अब आजकल जो है वुडन वाले के जगह पर इसी ट्यूबलर पोल का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। एक तो हो गया ट्यूबलर और दूसर का आपका हो गया सॉलिड। सॉलिड को कहेंगे सॉलिड पोल, यानी सॉलिड स्टील पोल कहेंगे, पूरा नाम कहेंगे तो सॉलिड स्टील पोल। तो सॉलिड स्टील पोल जो होगा बेटा, वो भी फिर 2 प्रकार का हो जाता है, एक T चैनल टाइप का होगा, एक I चैनल टाइप का होगा, ठीक है ना। ये ठोस रहेगा, ये खोखला नहीं रहेगा। तो हम लोग जो अगर ट्यूबलर वाले की बात करते हैं, इसकी अगर बात करते हैं तो इसकी विशेषता क्या है, तो इसकी विशेषता जो है ये 8 से 12 मीटर हो जाता है। कितना हो जाता है? इसकी जो ज़मीन से ऊंचाई लिख लीजिए, हाँ चलिए इसको अभी मिटा देते हैं। तो इसकी विशेषता हो गई, ज़मीन से ऊंचाई कितना रखेंगे, ज़मीन से ऊंचाई रखेंगे 8 से 12 मीटर, और स्पान रखेंगे, स्पान बेटा पूछता है तो 100 मीटर, और मैक्सिमम रखेंगे 11 kV। कितना रखेंगे? 11 kV। और सेफ्टी फैक्टर 2.5, और लाइफ जो है इसकी बेटा, हाँ इसकी लाइफ 50 ईयर्स है। और वुडन वाले की, इसकी जो वुडन वाले की लाइफ है, हाँ वुडन वाले की जो लाइफ है बेटा या जीवन काल है वो 15 साल है, 15 से 20 वर्ष है, इसके बाद ये खराब हो जाएगा। तो ये सब इसके गुण हैं। ये भी ज़मीन के अंदर जो है वो 2 से 2.5 मीटर या ऐसे जो है ज़मीन के नीचे रहेगा। लगभग 2 मीटर ज़मीन के नीचे। तो ये इसकी विशेषता हो गई ये ट्यूबलर वाले की। फिर ऐसे ही जो है इस्पाती खंभा जो दूसरा वाला होगा वो ठोस वाला होगा। क्या होगा? हाँ ये पहला हो गया, यहाँ पर मैं दूसरा लिख दे रहा हूँ। दूसरा है आपका सॉलिड स्टील पोल। इसे कहेंगे बेटा ठोस इस्पाती खंभा।
इसकी ज़मीन से ऊंचाई, ज़मीन से ऊंचाई बेटा लिख लेंगे 10 मीटर से 13.5 मीटर। इसका स्पान जो है, एक पोल से दूसरे पोल की दूरी को हम लोग कहते हैं स्पान कहेंगे या फैलाव कहेंगे, फैलाव कहेंगे बेटा, या विस्तार कहेंगे, विस्तार भी कहेंगे, कुछ भी ऐसे है सब। तो स्पान यानी एक पोल से दूसरे पोल के बीच की दूरी जो है 150 मीटर है बेटा। कितना रखते हैं? हाँ, और मैक्सिमम वोल्टेज जो ये है 33 kV। कितना है? हाँ, मैक्सिमम वोल्टेज ये 33 kV रहेगा। और इसकी लाइफ जो है हाँ करीब 100 ईयर्स। ठीक है, तो ऐसे है 80 साल ऐसे है। चलिए, तो ये हो गया सॉलिड पोल, इस्पाती, और ये तो ये दोनों हम लोग प्रयोग करते हैं। इनके विषय में थोड़ा पूछता भी है कभी कभार। फिर उसके बाद हम लोग तीसरा प्रयोग करेंगे। ये पोल की बात हो रही है, तो पहला हो गया वुडन पोल, पहला हो गया वुडन पोल, दूसरा हो गया आपका स्टील पोल, ये हो गया। और तीसरा पोल हम लोग जालक वाला रहने देते हैं, वो भी सेम ऐसे ही है, जालक वाला। ठीक है ना? एक तीसरा इसमें जो है जालक वाला भी होता है, जालक इस्पाती पोल या इस्पाती खंभा। ज़्यादा ये प्रचलन में नहीं है, तो इसका भी ट्यूबुलर वाले की ही तरह से है सारी विशेषताएं। अब हम लोग जो है तीसरा लेते हैं बेटा आरसीसी पोल। ठीक है ना? ज़्यादा हम लोग जो है प्री कंप्रेस्ड वाला सीसी पोल ना लेकर, उसकी स्ट्रेंथ बहुत कम है, तो हम लोग कौन सा लेते हैं? आरसीसी पोल। आरसीसी पोल को हम लोग कहते हैं, पूरा नाम है रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट पोल। सीमेंट कंक्रीट पोल, तो रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट पोल को हम लोग आरसीसी कहते हैं। जब सीमेंट और कंक्रीट के मसाला जो हम लोग बनाते हैं उसके बीच में प्रबलित, इसे रेनफोर्स्ड की हिंदी है प्रबलित, क्या है? प्रबलित सीमेंट कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट खंभा। तो प्रबलित करना मतलब मजबूती प्रदान करना, प्रबल करना, मजबूत करना। तो मजबूत करने के लिए हम लोग बिल्डिंग भी बनाते हैं। देखते होंगे जितने ओवर ब्रिज बन रहे हैं, पहले उसमें लोहे का एक स्ट्रक्चर हम लोग तैयार करते हैं, सरिया मोटी मोटी लगाते हैं, 1-1 इंची की, 2-2 इंची की, फिर उसे रिंग से बांधते हैं, और फिर उसके बाद उसके अंदर और बाहर से फर्मा लगा के और हम लोग सीमेंट और कंक्रीट का घोल उसमें भरते हैं। तो इस तरह से हमारा अब जो है जो खंभा बनेगा सीमेंट और कंक्रीट का, उसके अंदर हमारी सरिया की जाल एकदम जाम हो जाएगी। और जानते हैं कि भाई लोहा ज़्यादा मजबूत है, तब हमारे खंभे की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। तो ऐसे ही हम लोग घरों में भी जो कॉलम बनाते हैं, जैसे ये सब पोल बना रहे हैं, इनमें भी छत में भी हम लोग जो है जब ऐसे ही डालते हैं सरिया, तो उसे हम लोग कहते हैं आरसीसी छत हमारा पड़ा। तो उसी टाइप का हम लोग जब सीमेंट और कंक्रीट के बीच में लोहे की सरिया को डालकर
और जब खंभा बनाएंगे तो वो मजबूत होगा, तो उसे हम लोग आरसीसी पोल कहेंगे। क्लियर हो गया। तब इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? इसकी विशेषता पहला, जमीन से ऊंचाई, जमीन से ऊंचाई बेटा वहीं ट्यूबलर के बराबर रखते हैं। हाँ, 7 से 12 मीटर रखते हैं। दूसरा, मैक्सिमम वोल्टता, मैक्सिमम वोल्टेज बेटा उतना है 11 kV, उसका भी 11 kV है। तो अब ज़्यादातर जो है वुडन वाले का हम लोग प्रयोग करते हैं नहीं, उसकी जगह पर चाहे ट्यूबलर वाला प्रयोग करते हैं अथवा आरसीसी वाला करें। ठीक है ना। तीसरा, इनका स्पान जो है 100 मीटर। और इनका सेफ्टी फैक्टर 2.5। सेफ्टी फैक्टर यानी सुरक्षा गुणक 2.5 है। तो ये सब इसकी विशेषताएं हैं। अब इन खंभों पर हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं को हम लोग आलंब कहते हैं। इसके अलावा जो हमारा चौथा आपने पढ़ा कल, वो है बेटा टावर। तो तीसरा ये हो गया और चौथा आपका आ गया, चौथा क्या आ गया? टावर। तो टावर भी आपने पढ़ा कि एक नैरो बेस वाला होता है, यानी जिसका बेस जो है पतला होता है, ज़्यादा चौड़ा नहीं होता। उसको पहाड़ी क्षेत्रों में हम लोग ज़्यादा प्रयोग करते हैं। उसका बेस जो बनाएंगे वो 2x2 का बनाएंगे, 2 मीटर बाई 2 मीटर का, और 7 जैसे उसकी मोटाई रखेंगे। और इसमें जो है बेटा हैवी बेस बनाते हैं, 5x5 का बनाते हैं, 5 मीटर बाई 5 मीटर का। तो हम लोग जो टावर मैदानी भागों में प्रयोग करेंगे, तो टावर भी हमारा 2 प्रकार का, ये भी माइल्ड स्टील का बनाया जाएगा, गैल्वेनाइज स्टील रहेगी, उसका जो है 4 पावा पर बनाया जाएगा। ठीक है ना। तो 4 पावे को बेटा इस टाइप से हम लोग कैंची कर देंगे, माने सामने से भी 2 पावा आपको दिख रहा है, ये 2 पावा दिख रहा है, तो इसको जो है कैंची टाइप का ऐसे ऐसे बना देते हैं, ऐसे ऐसे। बोलिए भाई। तो ये 2 पैर दिख रहे हैं, 2 पैर हाँ बैक साइड में रहेंगे। और जब ये बेस जो है, यही बेस है, ये आपका बेस है या आधार है, जो ज़मीन पर आपको दिखाई देगा, ज़मीन के नीचे बकिया रहेगा, तो इसको हम लोग बेस कहते हैं। तो जिसका बेस थोड़ा कम होगा उसे हम लोग नैरो बेस टावर बोलेंगे, स्टील टावर। तो ये टावर जो है बेटा किसका बनता है? गैल्वेनाइज्ड स्टील का, यानी इस्पात के ऊपर, वही माइल्ड स्टील है, माइल्ड स्टील के ऊपर जो है जिंक की परत चढ़ा देते हैं, ताकि उस पर जो है जंग न लगे, पानी का प्रभाव न पड़े बारिश में, जाड़ा में बर्फ़ का, और साथ ही वातावरण का कुप्रभाव न पड़े। जैसे वातावरण में हमारी ऑक्सीजन भी है, तो लोहे से बहुत जल्दी रासायनिक क्रिया करके और लोहे को जो है जंग में बदल देती है। जंग लगना जो है एक रासायनिक प्रक्रिया है, यानी फिर उससे लोहा हमें मिलेगा नहीं। तो इस तरह से जंग जब लग जाता है तो लोहे का भार बढ़ जाता है, और प्लस जो है लोहा वहीं से खुदूर कर जब हम लोग उसको साफ़ करते हैं, वायर ब्रश मारते हैं या फिर जो है रेती रगड़ते हैं, तो वहाँ से वो जो है जैसे ही जंग हटता है तैसे ही लोहा वहाँ से आपको दिखाई देगा कि कट गया, गड्ढा बन गया, स्पॉट बन गया, तो कमज़ोर हो जाता है। तो उसी से बचाने के लिए या तो हम लोग पेंट पोते हैं, या तो सबसे अच्छा है कि गैल्वेनाइज्ड कर दें, तो लंबे समय तक वो चलता है, कई साल चलता है। पेंट तो साल भर में फिर ख़राब हो जाएगा, 2 साल में ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए जिंक की परत चढ़ाने की क्रिया को गैल्वेनाइजिंग कहते हैं, और शार्ट में उसी को कहेंगे GS, यानी गैल्वेनाइज्ड स्टील का प्रयोग। और कौन स्टील? माइल्ड स्टील। तो इसी का ये जो है पावा भी बनाएंगे,
और इनमें जो है ऐसे कैंची बनाएंगे, वो भी माइल्ड स्टील की गैल्वेनाइज्ड रहेगी, और इनको या तो वेल्डिंग कर देंगे बेटा या तो रिवेट लगा देंगे, जिसे आप लोग रिपीट कहते हैं, तो वेल्डिंग कर देंगे। तो इस तरह से ये भी देखने में टावर, तो टावर जो है जीएस का बनेगा, गैल्वेनाइज स्टील का, और ये दो हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका नैरो वाला बेटा, नैरो बेस स्टील टावर हो जाएगा, और दूसर का हो जाएगा ब्रॉड बेस स्टील टावर। तो हम लोग जो है इसका जो है पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा प्रयोग करते हैं, किसमें? हाँ, क्योंकि पहाड़ पर ज़मीन ज़्यादा प्लेन मिलती नहीं है, सब पहाड़ है, तो वहाँ पर जो है हम लोग जो है ये नैरो बेस वाले का प्रयोग करेंगे, और ब्रॉड बेस वाले का हम लोगों के यानी मैदानी भागों में ज़्यादातर जो है, तो जिसका बेस ज़्यादा चौड़ा रहेगा वो ज़्यादा आंधी तूफान झेलेगा, ज़्यादा मजबूत साबित होगा। तो इसके लिए सारी बातें आपको बताई गई कि ये ब्रॉड बेस वाले का हम लोग प्रयोग करेंगे, तो इसकी जो है ऊंचाई बेटा जो है कितना रखते हैं हम लोग? 20 से 40 मीटर। टावर हम लोग बिल्डिंग को एक तरह से कहते हैं, भवन को कहते हैं, तो वैसे ही मीनार कहते हैं, टावर मीनार, ठीक है ना? स्तंभ बोलेंगे, क्या बोलेंगे हिंदी में? तो ये स्तंभ है, मीनार है, टावर है इसका नाम। तो ये जो है बेटा, इनकी जो है आपने पढ़ा कि ज़मीन से ऊंचाई है, ज़मीन से ऊंचाई रखेंगे 20 मीटर से 40 मीटर, ठीक है ना? दूसर का स्पान यानी फैलाव बेटा 300 मीटर से 1000 मीटर तक रखते हैं। कितना? 1000 मीटर, यानी एक टावर से दूसरे टावर की दूरी हम लोग अधिकतम 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर रख सकते हैं। और मैक्सिमम वोल्टेज जो हम लोग रखेंगे वो 50 kV से ऊपर या ऐसे 66 kV के ऊपर ही प्रयोग करते हैं। तो 66 kV के ऊपर इनका हम लोग टावर का अमूमन प्रयोग करते हैं, ठीक है ना? और इनका भी जो है सेफ्टी फैक्टर वगैरह, सुरक्षा गुणक कितना है? 1.5, और लाइफ इनकी 100 ईयर्स ऐसे है बेटा। तो ये सब इनकी विशेषताएं हैं। तो इनमें से कभी कभी मैक्सिमम वोल्टेज या स्पान या ज़मीन से ऊंचाई कभी कभी पूछ लेता है, तो ये सब सारी बातें हो गई। तो इस टाइप के बेटा पोल का जितना भी, ये जो पोल हम लोग लिखे हैं, ये भी पोल है, उसके बाद दूसरा भी पोल है, उसके बाद तीसरा भी, ये सब पोल है। उसके बाद चौथा नंबर आ गया टावर का। तो जनरली पोलों का प्रयोग हम लोग जो है, जो सेकेंडरी ट्रांसमिशन है एक तरह से, सेकेंडरी ट्रांसमिशन के लिए करेंगे, और प्राइमरी जो ट्रांसमिशन है 800 kV, 400 kV, 220 kV, 132 kV, इन सब के लिए हम लोग जो है टावर का ही प्रयोग करें। ऐसे ही इन पोलों का प्रयोग जो है, स्टील का पोल चाहे ये वाला लें चाहे सीमेंट वाला ले लें, आरसीसी वाला, इनका डिस्ट्रीब्यूशन में ही प्रयोग करें, वितरण में, ठीक है ना? तो अब ये हो गया आपका सपोर्ट हो गया। इस पर अब हम लोग जो है कंडक्टर लगाएंगे, और सबसे पहले जो है कंडक्टर लगाने से पहले हम लोगों को इंसुलेटर लगाना जरूरी है। तो कल हम लोग जो है इंसुलेटर या विद्युत रोधक, इसे क्या कहते हैं? विद्युत रोधक। तो विद्युत रोधक अगर नहीं लगाएंगे तो सारी सप्लाई जो है इस खंभे में, टावर में उतरने लगेगी, और फिर जो है
दुर्घटना होगी या फिर करंट सब जो है लीक करके ज़मीन में जाने लगेगी। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बचाने के लिए इंसुलेटर का प्रयोग ज़रूरी है, चाहे वो ट्रांसमिशन हो चाहे डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो हम लोगों ने अब इंसुलेटर के विषय में पढ़ा, इसको मिटा देते हैं। तो पोल हो गया आपका। अब दूसर का जो एलिमेंट हम लोग या अवयव या लगाएंगे या लाइन की संरचना में, ट्रांसमिशन लाइन की संरचना में जो प्रयोग करेंगे वो है आपका मेन इंसुलेटर। तो अच्छे इंसुलेटर की विशेषताएं आपको मालूम है कि इंसुलेटर के रूप में हम लोग जो है बेटा पोर्सिलीन का और ग्लास का, माइका का, इन सब का हम लोग इंसुलेटर के रूप में प्रयोग करते हैं, कुचालक के रूप में। ताकि कुचालक को हम लोग कहाँ फिट करेंगे, क्रॉस आर्म पर फिट करेंगे। जैसे ये आपका पोल हो गया, ये पोल हो गया, तो यहाँ पर हम लोग जो है क्रॉस आर्म फिट कर देते हैं। ये आपका जो है क्लैंप लगा देंगे, ऐसे यहाँ कस देंगे और फिर यहाँ से ऐसे जो है, और फिर इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं और फिर यहाँ से ऐसे कर देते हैं। ये आपका क्रॉस आर्म हो गया। ऐसे इधर भी थोड़ा सा दूर कर देते हैं ऐसे और फिर ऐसे। क्लियर हुआ? तो ये तो हम लोगों का पोल हो गया। अब ये चाहे पोल जो है चाहे सीमेंट का रहेगा, चाहे स्टील का रहेगा बेटा, चाहे वुडन का रहेगा। अब वुडन का आउट ऑफ डेट हो गया, उसका स्थान जो है ट्यूबुलर पोल और ये सीमेंट वाले ले लिए हैं, क्योंकि उसकी लाइफ कम है, 15 साल है, और फिर वो जो है सड़ने लगता है, बारिश में गलने लगता है। तो ये हो गया हम लोगों का क्रॉस आर्म। यही क्या है, ये क्रॉस आर्म है बेटा, जिसे हम लोग कहते हैं आड़ी भुजा, आड़ी भुजा, या फिर इसी को कहेंगे कैंची भुजा। क्या कहते हैं, कैंची भुजा भी कहेंगे। तो ये हम लोग जो है आड़ी भुजा, ये लिखे हुए हैं, ये है आड़ी भुजा, इसी को क्रॉस आर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रॉस आर्म कहते हैं बेटा। तो ये क्रॉस आर्म हो गया आपका, आड़ी भुजा हो गई। यहीं पर हम लोग जो है, यहाँ पर छेद रहेगा, इसमें छेद रहता है, यहीं पर हम लोग जो है इंसुलेटर कसेंगे। क्या करेंगे, इंसुलेटर कसेंगे, ये वाला इंसुलेटर कसेंगे। तो ये इंसुलेटर आपने कई प्रकार के लिखा कि भाई इंसुलेटर की बात हम लोग करते हैं, तो इंसुलेटर जिसे हम लोग कहेंगे विद्युत रोधक या विद्युत रोधी, विद्युत रोधक। तो ये इंसुलेटर हम लोगों का कौन कौन है, पोर्सिलीन है, ग्लास है, माइका है। हाँ, ग्लास को ही बेटा कांच कहेंगे, ग्लास को ही क्या कहेंगे, कांच कहेंगे। तो ये सब है, ये सब हमारे जो है कुचालक हैं, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ये इंसुलेटर है। इंसुलेटर यानी कुचालक, माने इनसे होकर धारा का प्रवाह नहीं होता। तो इन्हें हम लोग, ऐसे पदार्थों को हम लोग कुचालक कहते हैं। तो अगर उसका प्रयोग नहीं करेंगे, तार हम लोग डायरेक्ट इससे ले जाएंगे, तो करंट जो है सीधे जो है हाँ उतरने लगेगी पोल में, और पोल में से ज़मीन में जाने लगेगी, क्योंकि ज़मीन बहुत तेज़ी से लेती है। तो अर्थ होने लगेगी सप्लाई पूरी, तो आगे ट्रांसमिशन होगा ही नहीं, और हल्का फुल्का भी हो जाएगा तो करंट लोगों को मारने लगेगा, लीकेज भी हो गया तो करंट मारने लगेगा। उससे बचने के लिए इन इंसुलेटर का प्रयोग करना जरूरी है। तो ये इंसुलेटर बेटा कई प्रकार के हैं। पहला आपने लिखा कौन सा, पिन इंसुलेटर, पिन और स्पिंडल। कौन सा लिखा है, स्पिंडल इंसुलेटर।
ठीक। दूसर का सस्पेंशन, कौन सा लिखा? सस्पेंशन को कहेंगे निलंबन। निलंबन, निलंबन विद्युत रोधक क्या कहेंगे? निलंबन विद्युत रोधक। और ये लटका रहता है इसलिए इसे लटकन भी कहते हैं। लटकन विद्युत रोधक भी कहते हैं सस्पेंशन को, ठीक है ना। आपको बताया कि जैसे लोग सस्पेंड हो जाते हैं तो उसे कहते हैं हिंदी में निलंबित हो गए, तो वहीं सस्पेंड से हो गया सस्पेंशन और निलंबित से हो गया निलंबन। तो ये है। और फिर तीसरा आपने लिखा, तीसरा विकृत या स्ट्रेन। स्ट्रेन इंसुलेटर को हम लोग क्या कहेंगे? विकृत। क्या कहेंगे? विकृत इंसुलेटर या विद्युत रोधक क्या कहेंगे? विकृत, अथवा इसे टेंशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंशन इंसुलेटर भी कहते हैं। चौथा, चौथा हम लोग साइकिल ले लेते हैं। एक तो एक लॉन्ग वाला है, लॉन्ग रॉड इंसुलेटर। अगला है बेटा हाई वोल्टेज इंसुलेटर या विशेष हाई वोल्टेज। एक्स्ट्रा HV इंसुलेटर या हाई वोल्टेज इंसुलेटर। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज इंसुलेटर का प्रयोग करेंगे। लॉन्ग रॉड हो गया, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज हो गया। छठा जो है वहीं ले लें, निगड़। क्या? निगड़ या रील इंसुलेटर। रील को बेटा रील विद्युत रोधक को साइकिल और रील, रील को स्पूल भी कह सकते हैं। साइकिल और रील, रील और स्पूल, स्पूल इंसुलेटर। फिर हम लोगों का है स्टे इंसुलेटर। स्टे इंसुलेटर को बेटा हम लोग एग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एग इंसुलेटर। एग माने अंडा, तो अंडा या अंड इंसुलेटर भी कहेंगे। आठवां हम लोग पोस्ट इंसुलेटर। कौन सा? पोस्ट या पद, पद विद्युत रोधक। चलिए ऐसे हैं। अगला है बुशिंग। बुशिंग या व्यास्तर, व्यास्तर विद्युत रोधक है। तो ऐसे ही इतने प्रकार के हम लोगों का अमूमन विद्युत रोधक हैं। तो हम लोग जो है पिन या स्पिंडल इंसुलेटर जो है इसका प्रयोग सिंगल पीस में अगर करते हैं तो 25 kV तक। सिंगल पीस ये कितना में है? सिंगल अगर पीस का प्रयोग करेंगे, सिंगल पीस,
सिंगल पीस तो ये 25 kV के लिए बना। कितने के लिए? 25 kV के लिए बना। अब अगर इनको बेटा हम लोग जोड़ देते हैं, जोड़कर बनाते हैं, 2 खंड में बनाते हैं, तो फिर ये जो है 33 kV तक हो जाएंगे। फिर उससे अगर 3 खंडों में बनाएंगे तो वो और बढ़ जाएंगे, और फिर 4 पीस में बनाएंगे तो ये जो है 45 से 60 kV के बीच में इनकी रेंज हो जाएगी। तो आपने पढ़ा कि इनका प्रयोग जो है जनरली हम लोग जो है 50 kV तक ये जो है अति मितव्ययी है, यानी मितव्ययी है 50 kV तक। ये जो है 50 kV तक मितव्ययी है। उससे अगर अधिक पर हम लोग यूज करेंगे तो इनका भार वेट और बढ़ने लगता है, फिर ये अमितव्ययी होने लगते हैं। तो विदेशों में लोग जो है 60 kV पर भी बना रहे हैं, 80 kV पर भी प्रयोग कर रहे हैं जो धनी देश हैं, लेकिन हम लोग जो है 50 kV से ऊपर नहीं जा रहे हैं। ठीक है ना? तो इतना का ये पिन या स्पिंडल इंसुलेटर क्लियर हो गया। सिंगल पीस ऐसे, और जब डबल पीस बनाएंगे बेटा तो वो जो है ज़्यादा के लिए यूज हो जाएगा, 33 हो जाएगा, उससे भी तो 45 हो जाएगा, उससे भी ऊपर जाएंगे तो 50 से 60 ऐसे हो जाएगा kV का जो है प्रयोग करेंगे। लेकिन फिर जो है जो वेट की वजह से जो 50-60 kV से ऊपर जो बनने लगते हैं वो सब जो है अमितव्ययी होते हैं, ज़्यादा मितव्ययी नहीं होते हैं, 50 तक ये मितव्ययी है। अब इनकी संरचना आपने कल बनाया, मैं इधर बना देता हूँ, ऐसे इधर भी लगा रहेगा, ऐसे इधर, इसी क्रॉस आर्म पर जो है ऐसे हम लोग यहाँ पर लगा देंगे, और यहाँ पर जो है हम लोग जो है ये थ्रेड इसमें कटी रहेगी, और इसमें जो है नट बोल्ट लगाकर हम लोग जो है ऐसे ये बोल्ट लगाकर ऐसे कस देंगे। ठीक है ना? क्लियर है? ऊपर से भी आप कस सकते हैं, यहाँ से भी कस सकते हैं। बोलिए भाई। हाँ, ऐसे ऐसे और ऐसे कस देंगे, वाशर लगाकर कस देंगे। उसके बाद जो है यही हो गई आपकी पिन। ये क्या हो गई? ये जो पिन नाम पड़ा या स्पिंडल नाम पड़ा, इसी पिन के कारण पड़ा। ठीक है ना? तो ये कल आप लोगों ने बनाया था। ये संरचना आपकी जो है ऐसे बनी हुई थी। चलिए, तो ये संरचना बेटा आपकी ऐसे बनी हुई थी, ऐसे। अब उसके बाद ये स्कर्ट आपका बना हुआ था, छोटा छोटा बना रहे हैं, तो ऐसे आपका ये स्कर्ट बना हुआ था। फिर इसके ऊपर जो है एक और स्कर्ट बना हुआ था। ठीक है ना? फिर इसके ऊपर जो है मान लीजिए कि इसी के ऊपर आपका ये वाला पोर्शन बना हुआ था। ऐसे बना हुआ था। तो यही आपका कौन सा इंसुलेटर है? पिन। इसमें ये जो लगा हुआ है बेटा, इसी को पिन कहते हैं या स्पिंडल कहते हैं। यही आपकी पिन है और स्पिंडल है। स्पिंडल माने तर्क होता है, धुरा होता है, अथवा पिन है। ठीक है ना? तो यही पिन लगने के कारण, और ये किसका बना हुआ है? तो ये जो है पोर्सलिन का बना हुआ। किसका बना हुआ है? तो ये पोर्सलिन का, ये पोर्सलिन का बना है, और साथ ही जो है ये ग्लेज्ड किया हुआ ऊपरी सतह, जैसे टाइल्स हम लोगों की मंदिर में, मस्जिद में, किचन में लगाते हैं, वॉल में लगाते हैं, दीवार में लगाते हैं, तो वो वाली टाइल्स देखेंगे तो मिट्टी की रहती है। ऐसे ये भी पोर्सलिन भी आपकी मिट्टी है, तो उस पर एक सतह जो है वैसे ही सादी रखते हैं, उस पर सीमेंट लगाकर चिपकाते हैं, दूसरी सतह पर जो है हम लोग ग्लेजिंग कर देते हैं, जो कि एकदम आपको मार्बल जैसा एकदम शाइनिंग चमकता रहता है। तो वही ग्लेज है, और इसको जो है पोर्सलिन का इंसुलेटर बनाएंगे, और इसकी सतह जो है
सतह का क्या कर देंगे, हाँ ग्लेज्ड कर देंगे, ग्लेज्ड कर देंगे, ग्लेजिंग कर देंगे। ग्लेजिंग होने से क्या है कि अब जैसे ऊपर से ग्लेजिंग हो गई तो पानी अंदर नहीं जाएगा, जितनी भी उसमें छिद्रता वगैरह रहती है सब पैक्ड हो जाती है और शाइनिंग भी बढ़ जाती है, अट्रैक्शन बढ़ जाता है, सुंदरता बढ़ जाती है, प्लस पानी नमी अंदर जब घुसेगा नहीं तो इसके ऊपरी सतह पर सब ग्लेजिंग की हुई है, ठीक है। तो अब जो है पानी बारिश होगी तो वो जो है हाँ अंदर की सतह में नहीं जाएगा, तो अंदर की सतह में नहीं जाएगा तो करंट लीकेज कम होगा, ठीक है ना। और इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इन्हें हम लोग पेटीकोट कहते हैं या लहंगा कहते हैं। क्या कहते हैं, लहंगा कहेंगे बेटा या फिर पेटीकोट कहेंगे। क्या कहेंगे, पेटीकोट या लहंगा। तो ऐसे हम लोग थोड़ा कर देते हैं ताकि पानी बारिश का जो है गिर जाए, अंदर न जाने पाए, ठीक। तो ये पेटीकोट्स बना देते हैं और ऊपर जो है ऐसे खांचा बना देते हैं। इसी खांचे में हम लोगों का तार यहाँ पर जो है रखा जाएगा। ये तार जो है कंडक्टर, कंडक्टर कौन सा होगा, हाँ ACSR होगा। कौन सा होगा, ACSR कंडक्टर हम लोग ज़्यादातर इंडिया में प्रयोग कर रहे हैं। तो A से हो गया एल्युमिनियम, C से हो गया कंडक्टर, S से हो गया स्टील, R से हो गया रेनफोर्स्ड, अभी प्रबलित करना। तो ये हो गया। अब जो है इस कंडक्टर को बेटा अगर एल्युमिनियम का है तो फिर जो है एल्युमिनियम का ही 14 SWG लेंगे। क्या लेंगे, हाँ SWG यानी स्टैंडर्ड वायर गेज। इसकी वैसे मोटाई आएगी 4.37 ऐसे आएगी, ठीक है ना। तो ये जो है इस साइज में लेंगे अथवा 14 SWG का तार है तो उससे जो है इसको बांध देंगे। अगर ये एल्युमिनियम का है तो एल्युमिनियम का ही तार लेंगे, ठीक है ना। जैसे हम लोग बेटा अपने लोहे की सरिया को बांधने के लिए वो सरिया माइल्ड स्टील की है। किसकी सरिया है, माइल्ड स्टील का। हम लोग अपने दैनिक जीवन में शुद्ध लोहे का प्रयोग नहीं करते हैं। शुद्ध लोहे में उतनी मजबूती नहीं है और वो महंगा भी है, इसलिए शुद्ध लोहे का स्थान जो है माइल्ड स्टील ले लिया, मृदु इस्पात ले लिया। उसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ है, ज़्यादा मजबूती भी है और वो उससे सस्ता भी है शुद्ध लोहे से। इसलिए हर जगह जो है हम लोग जो है माइल्ड स्टील या मृदु इस्पात या फिर जो है हम लोग शार्ट में MS कहेंगे, तो उसी का सब चीज़ प्रयोग करते हैं। नट बोल्ट वाशर, दरवाज़ा, खिड़की, जंगला, चैनल, ट्रैक्टर की बॉडी, बस की बॉडी, ट्रक की बॉडी, सब उसी का, साइकिल, मोटरसाइकिल का फ्रेम, सब कुछ उसी से बनता। तो वहीं हम लोग जो है माइल्ड स्टील का जो है कल हम लोगों ने बात भी किया कि माइल्ड स्टील है क्या। तो माइल्ड स्टील में आपने कहा कि स्टील बेसिकली जो है बेटा लोहे व कार्बन का मिश्रण है, और जब हम लोग कार्बन कम मिलाते हैं 0.25% से 0.45% तक मिलाते हैं बेटा, तो उसे हम लोग जो है हाँ लोहे में मिलाएंगे तो उसी को मृदु इस्पात कहेंगे, माइल्ड स्टील कहेंगे। तो जैसे लोहे की सरिया को जब हम लोग जाल बनाते हैं, ढलैया कराते हैं छत की या पिलर की, तो हम लोग जो है रिंग से बांधते हैं। तो हर छड़ को रिंग से बांध देते हैं, नहीं तो छड़ इधर उधर भाग जाएगा। तो मालूम हुआ 2 छड़ आपस में पास हो गए, इधर गैप ज़्यादा हो गया, तो इधर गैप ज़्यादा हो जाएगा, उधर आपके खम्भे की मजबूती कम हो जाएगी। तो इसलिए सभी सरिया अपनी जगह पर समान दूरी पर बनी रहें, इसलिए बांधना ज़रूरी है। तो उसी तरह से हम लोग जो है अगर ये एल्युमिनियम, तो वहाँ पर माइल्ड स्टील की सरिया है तो माइल्ड स्टील के ही तार से बांधते हैं। ऐसे ही ये जो है अगर हमारा कापर का ये कंडक्टर प्रयोग करेंगे, चालक तार प्रयोग करेंगे जिससे विद्युत धारा सप्लाई होगी, तो अगर ये कंडक्टर का माने कॉपर का है बेटा कंडक्टर, तो बांधने के लिए 14 SWG का जो तार लेंगे वो भी फिर कापर का लेंगे।
ये बांधने के लिए, किसके लिए लेंगे? बांधने के लिए ये तार लेंगे, तो उससे बांधेंगे। अगर ये एल्युमिनियम का है तो फिर हम लोग एल्युमिनियम के तार से ही बांधेंगे, यानी जो तार होता है कंडक्टर, हाँ, जिस धातु का, उसी धातु के फ्लेक्सिबल तार से बांध देंगे, ताकि आधी तूफान चले तो इन खांचों से हमारा तार बाहर न होने पाए। क्लियर है? तो ये आप लोग देखते होंगे, ये ऊर्ध्वाधर पोजीशन में प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। अब जो है तो मैक्सिमम इसको आप देखते होंगे, इसकी संरचना भिन्न भिन्न होती है, नाम तो ये है, लेकिन इसकी डिजाइन जो है ऐसे भी होती है और थोड़ा डिस्क टाइप में भी लगेगा कि कई 2-3 डिस्क भी लगी हुई है, तो उस टाइप में भी तो विभिन्न प्रकार की इसकी डिजाइन होती है। लेकिन ये वर्टिकल प्रयोग होता है, और आपने पढ़ा कि भाई सिंगल पीस जो है 25 kV के लिए है, डबल कर देंगे तो ये जो है 33 पर प्रयोग होगा, और कर देंगे तो ये जो है और ऊपर तक जाएगा, ठीक है ना। लेकिन 66 kV और ऐसे जब उससे ऊपर चलना है तो फिर हम लोगों को जो है सस्पेंशन वाला का लेना जरूरी है। तो अमूमन हम लोग यहाँ तक इसका प्रयोग करेंगे, और इसका प्रयोग जो है वर्टिकल पोजीशन में ही हमेशा करेंगे। एक यहाँ लगा दिए, एक यहाँ लगा दिए, एक यहाँ बीच में लगा देंगे, तीनों तार आपका चला जाएगा। तो देखते होंगे ये वाला जो है अमूमन हर जगह आपके कॉलोनी में, शहर में भी अंदर देखेंगे, जहाँ 11 kV वाली जा रही है, 33 वाली जा रही है, उसमें ये वाला लगा रहता है भैया। चाहे 2 ठो ऐसे ऐसे गोल गोल बना होगा, चाहे 3 ठो बना होगा, वहीं जो है पिन और स्पिंडल इंसुलेटर हो गया। क्लियर हो गया? अब इसके बाद बेटा अगर इसी को हम लोग थोड़ा सा ऐसे कर दें तो यही हो जाएगा पोस्ट या पद विद्युत रोधक, ठीक है। क्या हो जाएगा? चलिए अच्छा, अभी इसकी चर्चा करते हैं। अब आ जाते हैं सस्पेंशन वाले पर। तो ये 66 kV से ऊपर जनरली हम लोग जो है प्रयोग करेंगे। आप 33 kV से भी ऊपर जा सकते हैं, इसको लगा सकते हैं। तो इसका हम लोग जो है 33 kV से ऊपर प्रयोग शुरू कर देते हैं, ठीक है, सस्पेंशन वाले का। तो ये जो है आपके टावर पर लगेगा। किस पर लगाते हैं इसे? इसे जनरली हम लोग जो है टावर पर लगाते हैं। इसको मिटा देते हैं, अब एक टावर बना देते हैं, ठीक है भाई। ये ब्रॉड गेज टावर बन गया बेटा। ये बेस हो गया, बकिया जमीन में रहेगा। इसी की यहाँ से ऊंचाई जो आपने लिखा 300 मीटर से एक है, वो 20 मीटर से 40 मीटर, तो ये ऊंचाई जो हो जाएगी। अब इसी पर हम लोग जो है क्रॉस आर्म लगा देंगे। क्या लगा देंगे? क्रॉस आर्म लगा देंगे बेटा। चलिए, तो ये क्रॉस आर्म हम लोगों ने ऐसे लगा दिया। हमारे ये हो गया आपका। अब इसमें भी कैंची लगा देंगे ऐसे ऐसे मजबूती के लिए। तो ये हो गया हम लोगों का क्रॉस आर्म। क्या हो गया? आड़ी भुजा या क्रॉस आर्म हो गया, ठीक। अब इसी में अगर हम लोग जो है यहाँ पर लटकन वाला लगाएंगे तो ऐसे लटकन वाला ये आपके नीचे की ओर लटका रहेगा ऐसे, और इसी में बेटा ऐसे ऐसे आप देखेंगे डिस्क लगी रहती हैं, ऐसे ऐसे डिस्क लगी रहती हैं। ये पोर्सिलीन की डिस्क होती हैं और ये ग्लेज्ड होती हैं, और एक डिस्क जो है 11 kV के लिए डिजाइन की जाती है। ये डिस्क है, यानी इसी को चकती कहते हैं। क्या कहते हैं? ये किसकी बनी है? पोर्सिलीन की बनी है।
पोर्सलिन की बनी है और ग्लेज्ड है, साथ में क्या है, ग्लेज्ड है, पोर्सलिन की ग्लेज्ड है बेटा। और इसकी जो डिजाइन की जाती है, डिजाइन जो की जाती है वो 11 kb के लिए एक डिस्क का प्रयोग करते हैं। तो अब जैसे आपको 22 kb ले जाना है तो 2 डिस्क लगाना जरूरी हो जाएगा। 33 ले जाना है या 44 ले जाना है बेटा तो 4 ठो लगाना जरूरी है, ठीक है ना। तो ऐसे एक ये डिस्क है। अब चूंकि ये हवा में लटका हुआ है, तो इसी को कहेंगे कि ये जो है आपका हो गया लटकन वाला, यही है, लटकन विद्युत रोधक हो गया या निलंबन विद्युत रोधक हो गया या सस्पेंशन विद्युत रोधक। तो ऐसे हवा में लटका रहेगा, यही हो गया आपका सस्पेंशन, सस्पेंशन इंसुलेटर बेटा। तो ये सस्पेंशन इंसुलेटर ऐसे लटका रहेगा और इधर भी लटका रहेगा भैया, बोलिए ना, इधर भी लटका रहेगा ऐसे। तो ऐसे लटका देंगे और तार भी यहीं पर लटका रहेगा। तार भी हमारा जो है, ये कंडक्टर जो है बेटा, ये जो अभी आपने कहा ACSR कंडक्टर रहेगा, वो ACSR कंडक्टर, ये कंडक्टर हो गया। ये कंडक्टर भी हवा में देखिए लटका हुआ है। अतः इस कंडक्टर पर ज़्यादा तनाव नहीं होता, ज़्यादा खिंचाव नहीं होता, वो भी लटका हुआ है। नीचे की ओर इनको प्रयोग करेंगे, लटका कर प्रयोग करेंगे, इसलिए इसका नाम हो गया सस्पेंशन या निलंबन या लटकन विद्युत रोधक। इधर भी है ऐसे ही, इधर भी आपका कंडक्टर यहाँ लग जाएगा, ये तार आपका लग गया, ये चालक हो गया, चालक तार। ठीक है। अब इसी को बेटा दूसरा क्रॉस आर्म पर अगर मैं लगा दूं तो ये सस्पेंशन हो गया, या इसकी को सस्पेंशन वाले को क्या कहेंगे, निलंबन कहेंगे। लिख लीजिएगा, निलंबन वाला हो गया, अथवा या लटकन हो गया। लटकन विद्युत रोधक हो गया भाई, चलिए लिख लेंगे। तो अब इसमें एक खंभे से दूसरे माने टावर के बीच की दूरी आपने पढ़ा कि 300 मीटर से 1000 मीटर, तो बहुत लंबाई ज़्यादा हो जाती है, स्पान ज़्यादा हो जाता है बेटा। तो क्या होगा कि तार जो है चूँकि टाइट भी नहीं है, इस पर तनाव भी ज़्यादा नहीं है, खिंचाव भी नहीं है, तो इसलिए तार जो है बीच में जो है ऐसे जब दूर तक ले जाएंगे दूसरा टावर, तो एकदम सेंटर में, मान लीजिए कि इसी के यहाँ ले गए, तो ये तार हमारा जो है अब ऐसे स्ट्रेट रहना चाहिए, तो ये स्ट्रेट न रहकर अब ये तार जो है ऐसे जो है कंटेनरी हो जाता है, ऐसे लटक जाता है और बीच में इतना नीचे आ जाता है, इतना जो है ज़मीन की ओर। इसी को झोल कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, झोल कहेंगे अथवा सैग कहेंगे। इसी को सैग कहते हैं अथवा झोल कहते हैं। तो इसमें ज़्यादा झोल आता है, सस्पेंशन वाले इंसुलेटर में झोल जो है या सैग जो है वो ज़्यादा आता है, पक्का है। अब जो है अगर इसी को हम लोग बेटा ऐसे लगा दें, यही इंसुलेटर अभी जो है ऐसे हवा में नीचे की ओर लटका हुआ। अब अगला इंसुलेटर आपकी जानकारी के लिए, अगर मान लीजिए कि बेटा ऐसे हम लोग लगा देते हैं, ये क्रॉस आर्म ले लिया ऐसे, और इस पर हम लोग जो है इधर की ओर अब लगा दें। अब किधर की ओर लगा दें इंसुलेटर, हाँ क्षैतिज लगा दें, ऐसे इंसुलेटर लगा दें। कैसे लगा दें, ऐसे लगा दें, ठीक है ना। तब इसी को कहेंगे विकृत इंसुलेटर। क्या कहेंगे, हाँ
स्ट्रेन या विकृत इंसुलेटर ये हो गया। ये हो गया आपका विकृत विद्युत रोधक हो जाएगा, देखते होंगे। ये हो जाएगा विकृत विद्युत रोधक अथवा स्ट्रेन, क्या कहेंगे, स्ट्रेन इंसुलेटर। इसी निलंबन वाले को जब नीचे ऊर्ध्वाधर नीचे न लगाकर क्षैतिज लगा दें, कैसे लगा दें, इसी वाले को जब ऐसे लगा देंगे तो इसी का नाम हो जाएगा विकृत विद्युत रोधक या स्ट्रेन। अब जो है इस पर भी, इस टावर पर भी या इस पोल पर भी ऐसे ही लगा रहेगा, इस पोल पर भी आपका ऐसे ही लगा रहेगा, बोलिए भैया, हाँ ऐसे लगा रहेगा। और तार जो है यहाँ से यहाँ तक ऐसे जाएगा और तार जो है ज़्यादा टाइट रहेगा, तो इसमें झोल कम आएगा और तनाव इसमें ज़्यादा रहेगा, इसलिए इसे टेंशन इंसुलेटर भी कहें। इसमें तनाव तार में ज़्यादा इसको खींचेगा, इंसुलेटर पर ज़्यादा तनाव बल पड़ेगा, इसलिए इसे क्या कहते हैं, टेंशन इंसुलेटर भी कहते हैं, इसलिए इसे टेंशन इंसुलेटर कहेंगे। या लिख लिया बाबू। तो ऐसे जब यही हमारा लटकन इंसुलेटर अगर क्षैतिज प्रयोग किया गया, इसका जनरली हम लोग कहाँ प्रयोग करते हैं, स्टार्टिंग में। कहाँ पर प्रयोग करें, स्टार्टिंग में प्रयोग करेंगे, हाँ, और बेटा एंड में भी प्रयोग करें, जहाँ पर लाइन हमारी समाप्त होगी वहाँ पर भी इसका प्रयोग करते हैं। और उसके बाद कहीं टर्न करना है, मोड़ना है, तो वहाँ भी करेंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद अगर ज़्यादा टेंशन है, समझ में आया, जैसे नदी नाला ढकाना है, कुछ और करना है, ये तो टावर तो आप लगाएंगे ही लगाएंगे, नदी है, नाला है, पहाड़ी है, इनको पार कराना है, सड़क को पार कराना है, ट्रेन को, पुल है, ओवरब्रिज को पार कराना है, इस टाइप से अगर कराना है तो ये लगाना है। और ये लगाएंगे और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो 2 ठो लगा देंगे, क्या लगाएंगे, 2 ठो जोड़ देंगे, ऐसे 2 ठो बेटा, या 3 ठो भी जोड़ देंगे, बोलिए भाई, हाँ। तो 2 स्ट्रिंग, इसी को क्या कहते हैं, ऐसे जब हम लोग डिस्क को जोड़ देते हैं तो इसे कहते हैं स्ट्रिंग, क्या कहते हैं, हाँ स्ट्रिंग कहेंगे या लड़ी कहेंगे, या फिर माला भी कह सकते हैं, लड़ी या माला। जैसे हम लोग बेटा फूल को जो है एक धागे में पिरो देते हैं तो वहीं फूल माला या स्ट्रिंग बन जाता है, लड़ी बन जाता है। वैसे ही जब इन डिस्कों को आपस में ऐसे पिरो देंगे, ठीक है ना, सीमेंट से चिपका देंगे, जाम कर देंगे, तो ये बन जाएंगी स्ट्रिंग या लड़ी या माला बन जाएगा, ठीक है भाई। तो यही स्ट्रिंग जो है अब अगर क्षैतिज लगा दिया जाए तो इसी को हम लोग कहेंगे विकृत विद्युत रोधक। और ज़्यादा अगर टेंशन देना है तो 2 या 3 स्ट्रिंग को क्षैतिज लगा देंगे, इधर से भी और इधर से। क्लियर हो गया। अगला आपका कौन सा है, तो ये हो गया आपका स्ट्रेन इंसुलेटर या विकृत या टेंशन इंसुलेटर भी आपने देख लिया कि यही वाला, यानी कहने का मतलब कुल मिला के आपको लिखाया भी गया है कि सस्पेंशन इंसुलेटर को ही जब क्षैतिज पोजीशन में लगा देते हैं तो उसी सस्पेंशन इंसुलेटर को ही स्ट्रेन इंसुलेटर कहते हैं, विकृत इंसुलेटर कहते हैं। तो ऐसे लगा देंगे। क्लियर हो गया। अब अगला आपका है लॉन्ग रॉड इंसुलेटर। कौन सा? लॉन्ग रॉड इंसुलेटर। इसी इंसुलेटर में ऐसे हमने अगर यहाँ पर ऐसे लगा दिया बेटा और उसकी रॉड हमने लंबी कर दिया। कैसे कर दिया? हाँ, रॉड लंबी कर दिया तो अब ये जो है ऐसे ऐसे बन जाएंगी, ऐसे ऐसे बन जाएंगी, ऐसे ऐसे बन जाएंगी। तो ये इसकी अब रॉड लंबी हो गई, इसलिए इसे कहेंगे लॉन्ग रॉड सस्पेंशन इंसुलेटर। कौन सा? सस्पेंशन इंसुलेटर। तो ये जो है बेटा, जो हमारा साधारण वाला इंसुलेटर,
साधारण वाला ये सस्पेंशन वाला है, उससे इसी को बेहतर कर दिया गया, इसी की डिजाइन को थोड़ा सा सुधार दिया गया। तो यही सस्पेंशन वाले में जब राड थोड़ा लंबी लगा दी गई तो उसी को कहा गया लॉन्ग राड सस्पेंशन इंसुलेटर या फिर लटकन वाला। तो इसको खाली हम लोग लॉन्ग राड इंसुलेटर कहते हैं। तो है यही आपने लिखा है कि ये जो है सस्पेंशन अथवा निलंबन विद्युत रोधक अथवा लटकन विद्युत रोधक का जो है बेटा विकसित रूप है। इसमें जो राड लगाते हैं वो थोड़ा लंबी लगा देते हैं, इससे इसका जो है क्वालिटी और बढ़िया हो जाता है। तो इसका हम लोग जो है प्रयोग न करके, सस्पेंशन वाले का न प्रयोग करके ज़्यादा प्राथमिकता हम लोग लॉन्ग राड वाले सस्पेंशन वाले को देते हैं। क्लियर हो गया? ये भी हो गया। पांचवा हो गया एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज इंसुलेटर। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज इंसुलेटर में हम लोग क्या करते हैं बेटा, इस सस्पेंशन वाले का और इस जो है विकृत वाले का कॉम्बिनेशन कर देते हैं। क्या करते हैं? हाँ, उसमें सस्पेंशन इंसुलेटर और प्लस विकृत इंसुलेटर दोनों का कॉम्बिनेशन करके एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज इंसुलेटर के रूप में उसका प्रयोग करने लगते हैं। फिर आ गया आपका निगड़ या रील विद्युत रोधक। इसकी बात करते हैं, निगड़ या रील। तो निगड़ या रील को हम लोग बना लेते हैं। ये जो है आपका बेटा खंभे पर या पोल पर ही प्रयुक्त होता है, टावर पर नहीं। हाँ, लो लाइन के लिए होगा, 250 वोल्ट के लिए, माने कुल मिला के 650 वोल्ट से नीचे के लिए होगा। और जहाँ पर डायरेक्शन चेंज करना है वहाँ पर होगा कहीं पर। तो निगड़ वाला जो है इसका हम लोग निगड़ या रील बना लेते हैं। रील या स्पूल जो भी कहें बेटा, विद्युत रोधक। तो देख लें कितने के लिए प्रयोग करेंगे। हाँ, 650 वोल्ट से नीचे, यानी खास करके डिस्ट्रीब्यूशन वाली लाइन में। किसमें? वहाँ लाइन चेंज करना है तो ये वाला लगा देंगे। यहाँ लाइन अब सीधे ऐसे आ रही है, फिर अब इधर मोड़ना है या एंगल पर मोड़ना है, खंभा अब इधर लगाना है तो ये वाला लगा देंगे। तो इसकी डिजाइन देख लीजिए। चलिए, हो गया इसे। कुछ इस टाइप से इसकी संरचना होती है। यहाँ पर हम लोग बोल्ट लगा देते हैं। कौन सा बोल्ट? कसने के लिए। ये क्या लगा देंगे? नट बोल्ट हो, ये बोल्ट लगा देंगे। और इधर आपका जो है पिन निकला रहेगा। इधर क्या रहेगा? पिन निकला रहेगा बेटा।
इधर ये पिन निकली रहे। अब ये तो डायरेक्ट ये वाला पोर्शन क्या करेंगे, यहाँ कस देंगे। कहाँ कस देंगे? यहाँ कस देंगे, यहाँ कस देंगे, डायरेक्ट भी कस देंगे, अथवा डी ब्रैकेट लगा कसेंगे। क्या? डी ब्रैकेट आता है बेटा, तो हम लोग डी ब्रैकेट लगाते हैं, ऐसे लगा देते हैं। ये हो गया हम लोगों का डी ब्रैकेट। क्या हो गया? चलिए ऐसे कर देते हैं, चाहे वैसे कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे बेटा होल कर देंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे? होल कर देंगे। ये हो गया आपका डी ब्रैकेट। अब क्या करेंगे कि जहाँ पर हमें बेटा डी ब्रैकेट लगाकर खम्भे में बांध देंगे, उसके बाद मेन जो है आपका निगड़ वाला या रील वाला या स्पूल कहेंगे विद्युत रोधक ही है। ठीक है ना? ये कौन सा विद्युत रोधक बन गया? निगड़ या रील विद्युत रोधक है, और ये भी पोर्सलिन का बना हुआ है। ऊपर से ग्लेज्ड किया होगा, ऊपर से क्या होगा? ग्लेज्ड किया होगा। फिर तार को यहाँ लगाकर बेटा कंडक्टर तार को बांध भी देंगे, और डायरेक्ट जो है पिन के माध्यम से हम लोग यहाँ भी लगा सकते हैं। आपने लिखा कि इसे वर्टिकल भी लगाएंगे, इसे कैसे लगाएंगे? वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर भी लगाएंगे, वर्टिकल भी लगाएंगे और क्षैतिज भी लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? क्षैतिज भी लगाएंगे और आनत भी लगाएंगे। आनत का मतलब इंक्लाइन, आनत का मतलब इंक्लाइन बेटा, और क्षैतिज हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर। तो इसे हम लोग किसी भी पोजीशन में प्रयोग करते हैं। ऊर्ध्वाधर भी प्रयोग कर सकते हैं, इसे उठा के क्षैतिज भी लगा सकते हैं, अथवा किसी एंगल पर भी कस सकते हैं। तो कसने के लिए दो दो व्यवस्था दिया हुआ है। एक तो जो है ये आप डी ब्रैकेट इस्पात का लगा देंगे, ठीक है ना, इस पर भी जिंक की परत चढ़ी रहेगी ताकि जंग वगैरह ना खा। और ये वाला असली जो ये है आपका, यही आपका स्पूल है या रील है या निगड़ विद्युत या साइकिल कहेंगे, ये विद्युत रोधक है और ये पोर्सलिन का बना हुआ। इसे आप चाहें बेटा तो बिना डी ब्रैकेट के डायरेक्ट जो है पोल पर भी कस सकते हैं, क्रॉस आर्म पर भी कस सकते हैं। अभी जब डी ब्रैकेट लगा के कसेंगे तो ये इनडायरेक्ट फिट हुआ है। कैसे फिट हुआ है? हाँ, आप जो है अब इस चीज़ को खंभे में बांधेंगे, डी ब्रैकेट को खंभे में बांधेंगे, इसे डायरेक्ट नहीं बांधेंगे, तब ये इनडायरेक्ट इस फिट होगा। और जब इसे डायरेक्ट आप फिट कर देंगे खंभे पर केवल इस पिन के माध्यम से, तब ये डायरेक्ट फिट हो जाएगा। तो दोनों व्यवस्थाएं हैं और इतने प्रकार से हम लोग यूज करते हैं। तो इसका प्रयोग आपने कहा कि जनरली हम लोग वहीं करते हैं जहाँ पर कि डिस्ट्रीब्यूशन वाली लाइन या 650 वोल्ट से नीचे वाली लाइन को बेटा हम लोगों को मोड़ना है या वहाँ से ब्रांच निकालना है, ठीक है ना। तो ऐसे जो है मोड़ने पर तो वहाँ पर इसमें तार लगा के खींचेंगे, उधर की ओर मुड़ जाएगा, सप्लाई उधर की ओर चली जाएगी। क्लियर है ना? चलिए, तो ये भी हो गया। अगला जो है आपका आ गया स्टे अथवा एग। जैसे यही खंभा है तो स्टार्टिंग में या अंत में, स्टार्टिंग में बेटा जब इस पर से तार खींचेंगे, मान लीजिए उधर की ओर खींच रहे हैं तो ये खंभा उधर की ओर झुक जाएगा। हाँ, खंभा क्या होगा? झुक जाएगा। और ऐसे ही लास्ट वाले खंभे को तार अपनी ओर खींचेगा।
तो लास्ट वाला जो खंभा रहेगा वो इधर की ओर झुक जाएगा, और बीच वाले खंभे बैलेंस रहते हैं। बीच वाले खंभे पर तार इधर भी खींच रहा है, इधर भी खींच रहा है, तो जितने बीच वाले खंभे रहते हैं उनमें स्टे वायर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जहाँ से लाइन हमारी ब्रांच निकलेगी या मोड़ी जाएगी वहाँ पर, अब यहीं से कहीं मोड़ रहे हैं तो अब इसको जो है उसके अपोजिट जो है हम लोग स्टे वायर लगाएंगे, या तो फिर स्टार्टिंग वाले खंभे पर लगाएंगे या लास्ट वाले खंभे पर लगाएंगे, स्टे वायर लगाएंगे और इसे रोकेंगे, नहीं तो लटक जाएगा, झुक जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि तार उधर की ओर जा रहा है तो हम लोग ये स्टार्टिंग वाला अगर पोल है बेटा तो इसे क्या करेंगे, ऊपर हम लोग जो है हाँ ऐसे एक लगाकर ब्रैकेट और एक मोटा तार लगाकर ऐसे जो है मोटा तार लगाते हैं, और बीच में यही एग वाला जो है, कौन वाला, बीच में यही एग वाला जो है हम लोग लगा देते हैं। कौन वाला, हाँ यही स्टे इंसुलेटर है, यही स्टे इंसुलेटर है अथवा एग इंसुलेटर है। स्टे इंसुलेटर और एग इंसुलेटर, अंड इंसुलेटर कहते हैं हिंदी में। फिर एक रॉड रहती है बेटा, एक रॉड रहती है, वो रॉड जो है इस टाइप की यू आकार की ऐसे होती है, फिर यहाँ पर भी पेंच लगी रहती है और इसको फिर ज़मीन में ऐसे गाड़ दिया जाता है, इसको ज़मीन में जाम कर देते हैं, और इसे चाहें तो घुमाएंगे बेटा तो ये जो है कसेगा, चूड़ीदार रहता है, यहाँ पर इस रॉड में चूड़ी बनी रहती है, इसे कसेंगे, घुमाएंगे बेटा तो ये जो है कसेगा, तो इस तार को और टाइट कर देगा। तो इस तरह से ये यही आपका स्टे वायर हो गया, ये हो गया स्टे वायर। यानी ये कहाँ पर लगाएंगे बेटा, स्टार्टिंग में लगाएंगे या एंड पर लगाएंगे, या जहाँ पर लाइन मुड़ रही है उसके अपोजिट साइड में लगाएंगे, ताकि हमारा खम्भा झुकने न पाओ। देखते होंगे आप लोग लगा रहता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं स्टे इंसुलेटर, अथवा इसी को कहेंगे एग इंसुलेटर। तो इसकी भी चर्चा हो गई, ये वाला, ठीक है ना भाई। अगला पोस्ट या पद इंसुलेटर। तो पोस्ट या पद इंसुलेटर बेटा आपका इसी जो है, जो पिन या स्पिंडल इंसुलेटर है, इसी का जो है सुधरा हुआ रूप है। क्या है, हाँ ये इससे जो है पोस्ट इंसुलेटर या पद इंसुलेटर जो है बेटा इससे थोड़ा पतला होता है और ऊंचा होता है। क्या होता है, पतला होता है और ऊंचा होता है। तो इसी को मैं बना दे रहा हूँ। देखिए मेन तो जो है आपका इंसुलेटर ये वाला है, नीचे स्कर्ट लगाए गए हैं। अब इसी को जब हम लोग ऐसे बकिया, नीचे जो है वैसे ही पेंच लगी रहेगी, स्पिंडल वैसे ही, पिन वैसे ही लगी रहेगी। ये वाला पोर्शन जो है अब आपका जो है इस टाइप से बन जाएगा। ये ऐसे ऐसे बन गया। और इसे हम लोग ऐसे कर देंगे, ऐसे ऐसे, और फिर जो है चलिए तब यही हो गया आपका कौन सा इंसुलेटर, ये पोस्ट या पद इंसुलेटर हो गया। थोड़ा और लंबा रहेगा, एक आंख और बना देंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया बेटा। अब यही आपका बन गया कौन सा, हाँ ये हो गया पोर्सिलीन का, ये बना ही रहेगा, ये भी पोर्सिलीन का रहेगा और ग्लेज्ड रहेगा। और अब यही हो गया आपका पोस्ट या पद इंसुलेटर। ये हो गया पोस्ट इंसुलेटर। पोस्ट माने पद होता है ना, पूछते हैं ना आप इसमें कि आप किस पद पर हैं,
किस पोस्ट पर, तो वही पोस्ट इंसुलेटर या फिर कहेंगे बेटा पद इंसुलेटर, और इसका पद फिक्स है। कहाँ पर लगेगा? ये बेटा सब स्टेशनों पर लगेगा, ठीक है ना। जो हमारा नाइफ स्विच होता है, चाकू वाला जो स्विच होता है, उससे सप्लाई को विलग करने के लिए, अलग करने के लिए, आइसोलेट करने के लिए। कोरोना में सब लोग कह रहे थे ना कि अपने को अलग कर लीजिए, आइसोलेशन में चले जाइए, आइसोलेट कर लीजिए, कमरे में अपने को बंद कर लीजिए, नहीं तो परिवार भर सबको कोरोना फैल जाएगा। तो आइसोलेशन करना मतलब बेटा अलग करना, विलग करना, ठीक है ना। आइसोलेट करने के लिए इसका हम लोग, और जनरली इसका जो है स्थान फिक्स है। कहाँ करेंगे? स्टेशन पर, सब स्टेशन पर इसका प्रयोग करते हैं। तो फिक्स स्थान, फिक्स पद होने की वजह से इसे बोला गया पोस्ट या पद विद्युत रोधक। क्लियर हो गया? अब उसके बाद जो है आता है बुशिंग या ब्यास्तर इंसुलेटर। तो बुशिंग आप लोग देखे होंगे, हम लोगों के पंखे में बुश लगता है, बॉल बियरिंग भी लगती है, और कुछ जो है उनमें बुश भी लगता है, उसी में हम लोगों का धुर्रा नाचता है। तो बुश वाले में ज़रा बिजली ज़्यादा खाता है, जैसे अभी आपका सिन्नी का फैन वगैरह है, तो डबल बॉल बियरिंग में नहीं है, एक बॉल बियरिंग दे दिए, अभी एक बुशे दिए। और टेबल वाले फैन में भी जो पुराने वाले हैं सब में डबल बुश है, पीछे भी धुर्रे में बुश है, आगे भी बुश है। तो बुश वाले में फ्रिक्शन ज़्यादा होता है और जाम होने की संभावना ज़्यादा रहती है। पहले जो हम लोगों का टुल्लू पंप भी जो कूलर में चलता था वो बुश बेयरिंग पर आता था। बुश मतलब जस्ट लाइक बियरिंग। तो वो ब्रॉन्ज की या हार्ड मेटल की बेटा ऐसे बेलनाकार जो है बुश हम लोग बनाते हैं, ऐसे बेलनाकार ये बुश हो गया, और ये आपके बॉडी में जो है ऐसे जाम हो जाता है। ये बॉडी हो गई, मान लीजिए इस बॉडी में ये जाम है। अब इसी के अंदर से हम लोगों का धुरा जो है इसमें घूमेगा, इसमें धुरा जो है घूमेगा, इसी में तेल वगैरह डालते हैं, तो यही बुश है। तो इसकी दीवारें कट जाती हैं। तो ये जो है हम लोगों का टुल्लू पहले वाला देखते रहे होंगे जो कूलर में लगाते थे बेटा, तो ये एक बहुत जल्दी ख़राब होता था। एक सीज़न चलाइए, दूसरे के सीज़न में जाम होने लगता था। आजकल जो आ गया सबमर्सिबल पंप छोटा वाला, जो कि एकदम पानी में डूब कर चलता है, उसकी लाइफ ज़्यादा, वो 5 साल 7 साल ऐसे चल रहा है, सस्ता भी है। इसको, इस वाला बुश वाले को लेंगे तो ये 350 400 का मिलता है, अब तो 500 का मिलता है, और साल भर से ज़्यादा नहीं चलता है। जब ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, दिन रात आप चलाएंगे ना, तो इसमें रगड़ होकर और जाम हो जाएगा, हीट हो जाता है। अब आ गया है आपका सबमर्सिबल पंप, प्लास्टिक का इतना बड़ा काला काला जो रहता है, आपके जो है हाँ कूलर की टंकी वाले पानी में एकदम डूबा रहता है। तो कूलिंग भी बढ़िया होती है उसकी, वो जल्दी गर्म भी नहीं होता, और उसकी सर्विस जो है दिन रात भी आप चलाइए तब भी वो 6 साल 7 साल से पहले ख़राब नहीं होता। उस पर गारंटी भी वो साल 2 साल का देते हैं, हाँ कि ख़राब हो जाए भैया 2 साल बाद तो लेते आइएगा। तो यही बुश है बेटा, ये जो अंदर हम लोग लगाए हैं बेयरिंग के स्थान पर, इसे बुश बेयरिंग भी कहते हैं। तो वही आपकी बुशिंग है या ब्यास्तर विद्युत रोधक है। जैसे आप बेटा ट्रांसफार्मर में क्या है कि इनपुट सप्लाई देंगे तो फिर सेकेंडरी से आउटपुट जो है उसके टैंक से बाहर निकालेंगे, क्योंकि टैंक के अंदर ही हमारी बाइंडिंग और क्रोड रहता है, और वो भी जो है बेटा तेल में एकदम डूबा रहता है। तो वहाँ से प्राइमरी में आप जब इनपुट डालेंगे तो सेकेंडरी से आप इनपुट उस माइल्ड स्टील के टैंक से बाहर निकालेंगे। तो बाहर निकालेंगे तो वो तार जो है या जो भी है बेटा, वो हमारा उस अगर बॉडी में कहीं टच कर जाएगा तो बॉडी में करंट आने लगेगा। तो बॉडी में भी हम लोग क्या करेंगे, इसी इंसुलेटर का प्रयोग करके और फिर तार को निकालेंगे, ठीक है ना। और फिर आगे जो है ऊपर और बुशिंग लगा देंगे, ठीक है ना। ये वाली बुशिंग कहाँ गई, ये वाली बुशिंग लगा देते हैं, देखे होंगे। और ऑयल फील्ड लगा देते हैं, 33 kV से ऊपर जो है इन डिस्कों में तेल भर देते हैं, जो वहीं ट्रांसफार्मर ऑयल जो है,
जो विद्युत का कुचालक है और उष्मा का चालक है, वही वाला इसमें भर देते हैं तो इसकी जो है मजबूती और बढ़ जाती है। तो इसको हम लोग टर्मिनल बोलेंगे। इसको लगा देंगे तो ये हो जाएगा टर्मिनल। अब यहीं से सप्लाई जो है बाहर चली जाएगी। लेकिन तो अब आपके समझ में आया होगा कि भाई जो लाइव कंडक्टर है जिसमें धारा प्रवाह हो रहा है, उसकी वजह से कहीं धारा लीक बॉडी में या किसी उसके जो है बाहरी फ्रेम में धारा लीक न करने पावे। लीक होगी तो फिर हमारा ट्रांसफार्मर की जो बॉडी है, जिसे आप लोग टैंक बोलते हैं, वो अर्थ भी रहता है तो सप्लाई जो है ज़मीन में जाने लगेगी। तो उससे बचने के लिए हम लोग जो है बेअस्तर अथवा बुशिंग इंसुलेटर का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से सारे आपके इनकी कहानी ख़त्म हुई इंसुलेटर की। अब हम लोग इससे आगे चलेंगे। तो आज का क्लास यहीं सस्पेंड करते हैं, आगे फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद।